तो सर हमने बैंक समाधान पत्रक का बेसिक देखा, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्या फायदे हैं, किन किन तरह के व्यवहार को हम उसमें देख सकते हैं। मैंने आपको एक और स्टोरी सुनाई थी जिसमें आप कोई चीज एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी बैंक समाधान पत्रक बनाने बैठे उस समय आप बिल्कुल फ्री माइंड रहिए, ठीक है। बाकी सारे कामों से छोड़ के बिल्कुल फ्री माइंड होके बैठिएगा। क्यों? क्योंकि बैंक समाधान पत्रक बनाने का काम एक तरह से रिदम पकड़ने का काम है, ठीक है। रिदम पकड़ते ना अपन कि एक रिदम पकड़ते चले गए तो अपने को तुरंत मिलती जाएगी। उसमें अगर आपने कोई चीज बीच में छोड़ी, कोई चीज बीच में छोड़ी, तो वो चीज दोबारा करने में आपको उससे दुगना टाइम लगेगा, उससे दुगना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए बैंक समाधान पत्रक क्या है सर, जब भी आप लोग बनाए बिल्कुल फ्री माइंड होके बनाए, ठीक है, एकदम खाली आराम से बैठ के बनाए। तो ये मेरा तो पहला आपका सजेशन है, ठीक है। अच्छा, किन किन चीजों की जरूरत पड़ देगी, किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जब आप बैंक समाधान पत्रक बनाए, जब आप बैंक समाधान पत्रक बनाए उस समय आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। सबसे महत्वपूर्ण पहली चीज है कैश बुक, ठीक है। कैश बुक, कैश बुक में हमारा बैंक लेखा है ना, बैंक लेखा हम कैश बुक लिखते हैं, यानी बैंक का लेजर, बैंक का लेजर, बैंक लेखा मतलब बैंक लेजर। अगर वो एसबीआई का है तो एसबीआई का। अभी अपन टैली की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पहले हम बीआरएस को समझ लेंगे, पहले हम बीआरएस को समझ लेंगे, फिर टैली कहीं बीच में डालेंगे इसको, ठीक है। दूसरी चीज है हमारी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, ठीक है। दूसरी चीज है हमारी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपके पास होना चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सेम पीरियड की है ना, सेम पीरियड की होनी चाहिए। सेम पीरियड यानी अगर आप अप्रैल का अप्रैल से मई तक का बनाने जा रहे हैं तो ये अप्रैल से मई तक का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और एक तीसरी चीज होती है पिछला बैंक समाधान पत्रक, पिछला बैंक समाधान पत्रक क्या, मान लीजिए आप अगर अभी अप्रैल 2020 का बैंक समाधान पत्रक बनाने जा रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल का बैंक समाधान पत्रक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की आपके पास कैश बुक होनी चाहिए। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और 31
मार्च का बैंक समाधान पत्रक होना चाहिए, पुराना बैंक समाधान पत्रक होना चाहिए। ठीक है सर, ये 3 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी बैंक समाधान पत्रक को बनाने में। ठीक है, बैंक समाधान पत्रक बनाने में इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? सबसे पहले कैश बुक में बैंक का लेजर, बैंक का लेखा। क्लियर? हमारी बुक में, ना कि बैंक स्टेटमेंट को आप बोल दोगे वो तो वही होता है। ठीक है, हमारी बुक में बैंक का लेजर। ठीक है, दूसरी चीज उसी बैंक का स्टेटमेंट और उसी पीरियड का, और तीसरी चीज पिछला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है सर, पिछला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये आपकी होनी चाहिए, ये आपका होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात आपको? ठीक है, तो ये 2 चीजें, आप 3 चीजें आपको आपके जब आप बनाने बैठेंगे उसके पहले इन सब चीजों को अरेंज करके रख लीजिए। कैश बुक को आप अरेंज करके रख लीजिए, बैंक स्टेटमेंट अगर होंगे तो उसको आप अप्रैल तक का अरेंज करके रख लीजिए, और पिछला बैंक स्टेटमेंट अपने सामने रख लीजिए कि ये, तो ये पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, ये 3 चीजें आपकी टेबल पे होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो हो गई क्या क्या चीजें आपको चाहिए। और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ध्यान रखिए, आपके मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में ये लिखा गया है कि महीनेवार तो बनाना ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा किसी एक बैंक स्टेटमेंट में इतने व्यवहार हो जाते हैं कि हमें उसको हफ्ते भर भी अगर हम बनाएंगे तो बनाने में 3-4 दिन का समय लगेगा। किस प्रकार की? जैसे अब मान लो कि आपको छात्रवृत्ति बांटनी है 500 बच्चों को छात्रवृत्ति बांटनी है, या 100 या 150 बच्चों को छात्रवृत्ति बांटनी है 5-5 हजार रुपए की। तो आपने 100-150 चेक काट दिए, अब वो 100-150 में से कौन सा क्लियर हो रहा है, कौन सा क्लियर नहीं हो रहा है, इसको बनाने के लिए आपको काफी समय लगेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जितना बड़ा आपका बैंक स्टेटमेंट या ट्रांजेक्शन होंगे, जितने नंबर ऑफ ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे आपके किसी एक बैंक में, उतनी फ्रीक्वेंसी में आपको उसको बीआरएस बना लेना चाहिए। मतलब क्या है, किसी एक बैंक, एक आपके पास 10 बैंक होते हैं, ठीक है, 10 बैंक में से 2 बैंक प्रमुख होते हैं आपके यहाँ पे। पहला बैंक होता है जो आपके डे टू डे आय और व्यय को करता है, जिसमें आप वसूली को भी जमा उसी में करते हो, जलकर की वसूली भी उसी में जमा करते हो, प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी उसमें जमा करते हो। ठीक है, अन्य टाइप के कर वगैरह भी उसी में जमा करते हैं। तो पहला तो मेन वही होता है जो पालिका निधि वाला बैंक स्टेटमेंट है। और दूसरा होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो बैंक जिसमें अनुदान आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो बैंक जिसमें आपकी सभी अनुदान और सभी प्रकार के मूलभूत और ये सब चीजों की पैसे आते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये 2 तरह के बैंक स्टेटमेंट, तो इन दोनों को आप जितना चाहे, आप 15 दिन का पीरियड लेके चलना चाहे 15 दिन का ले ले, 10 का लेना चाहे 10 का, आपके आगे ज्यादा व्यवहार नहीं है तो आप 1 महीने का भी ले सकते हो। लेकिन हमारी सलाह ये है कि आप लोग कम से कम 1 महीने का तो लेके चले, क्योंकि आप लोग उसको 6 महीने में बना सकते हो, साल भर में। लेकिन आपको पता है ना कि जब आप कोई बहुत बड़ी चीज लेके बैठोगे ना, तब आपको लगेगा बहुत समय, और जब बहुत समय लगता है तो आदमी का माइंड इतना वो होता है कि वो थक जाता है, तो थक जाता है तो वो बिल्कुल, हम उसको बोलते हैं बोर हो जाता है। तो जब वो थक जाता है ना तो वो चीजें पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, पकड़ नहीं पाता कहना मतलब आपके सामने वो गलती होगी। आप इस बात, मेरी बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके सामने वो गलती होगी लेकिन आप उसको भी नहीं पकड़ पाओगे जब आपका, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा माइंड चलाना पड़ेगा, आपका माइंड बहुत ऑक्यूपाइड रहेगा, इसलिए आपको शांति में अकेले में बैठना, एकांत में, तब आप उसको बनाएंगे। ऐसे चलते फिरते या किसी से बात करते या कोई और काम करते हुए साथ में बीआरएस नहीं बना सकते हो, है ना। और अगर आप थक गए हो तो उस बैंक स्टेटमेंट को, बीआरएस को वहीं छोड़िए, क्योंकि आप पकड़ नहीं पाएंगे गलती, आप गलती नहीं पकड़ पाएंगे थके हुए दिमाग से। आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप कोई भी गलती पकड़ सकते हो, लेकिन आप एक थके हुए दिमाग से कोई खुद की गलती नहीं पकड़ सकते हो। इस दुनिया में सबसे जो कठिन चीज होती है वो होती है खुद की गलती ढूंढना। ठीक है, खुद की गलती ढूंढना। कैश बुक भी आपने लिखी है या आपके यहाँ किसी ने भी लिखी है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपको मिला है, लेकिन अगर आपने चेक करते समय भी गलती कर दी तो वो गलती ढूंढना
बड़ा कठिन हो जाएगा। पहली बार में आपको गलती मिल गई तो मिल जाती है, दूसरी बार ढूंढने बैठोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, गुस्सा भी आएगा, और आप थकोगे भी, और आपको वो गलती भी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए सुविधाजनक क्या है कि आप छोटे छोटे पीरियडों की बनाइए, एक एक महीने का बनाइए, कम से कम एक, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एक महीने का बनाइए। ठीक है, आपके यहाँ का मेन स्टेटमेंट का साल भर का स्टेटमेंट बनाने के लिए मेरे यहाँ के लोगों को 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन में आपके यहाँ का मेन स्टेटमेंट बनता है। तो अब आप सोच, और वो फुल डे, अब आप सोच लीजिए कि आपके यहाँ के स्टेटमेंट जो बनेंगे अभी आगे के, उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको मासिक आधार पर बनाइए। और बड़ा स्टेटमेंट है तो उसे 15 दिन के भी बना सकते हो, 10 दिन में बना सकते हो, हफ्ते भर का भी बना सकते हो। बैंक की ट्रांजेक्शन की एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बनाओगे। ठीक है, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा बैंक समाधान विवरण मासिक आधार पर तैयार किए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया अगले माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक पूरी हो जाना चाहिए। ये मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग में लिखा है कि भैया ये आपका 30 अप्रैल खत्म हुआ तो 7 मई तक आपका BRS बन जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में। ठीक है, लिखा तो उन्होंने है कि आप प्रतिदिन के आधार पर भी बना सकते हो, साप्ताहिक भी बना सकते हो, मासिक आधार पर भी बना सकते हो, लेकिन मासिक आधार पर आवश्यक रूप से आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, बैंक समाधान विवरण बनाने में निम्न कदम सम्मिलित होंगे। सर्वप्रथम ऐसे व्यवहार जो दोनों बैंक बुक और बैंक विवरण में हो को चिन्हित किया जाएगा। ठीक है सर, आपने देखा जो बैंक की बुक में डेबिट होगा, मेरी बुक में क्या होगा? क्रेडिट। तो मिलान हो गया, बात खत्म, कोई अशुद्धि नहीं है। मैंने 10 का चेक काटा, बैंक ने 10 का चेक क्लियर करा, ट्रांजेक्शन खत्म, यानी वो टिक है। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने 10,000 का चेक डाला, बैंक ने 10,000 रुपए का चेक लिया, क्या कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम कर लें कि जिसमें कोई भी गलती नहीं है, जिनमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, हम उसमें ऐसा करते हैं कि पहले हम कैश बुक साथ में खोलते हैं और बैंक स्टेटमेंट साथ में रखते हैं। पहले कैश बुक रखते हैं और साथ में बैंक स्टेटमेंट रखते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड, जैसे 2 किताबें पढ़ते हैं ना सर, जैसे आप लोगों ने स्कूल्स में भी एक तरफ किताब एक तरफ कॉपी रखा होगा, वैसे ही आपके सामने में एक तरफ किताब एक तरफ कॉपी होगा। कैसे होता है? एक तरफ किताब क्या? आपका बैंक स्टेटमेंट, दूसरी तरफ आपका क्या? आपकी कैश बुक जो आपके लिए कॉपी है। ठीक है, तो इन चीज को सामने रखिएगा। ठीक, अब आप पकड़ेंगे चेक, अब आप पकड़ेंगे एक पेमेंट चेक कटा है, वो है चेक नंबर 223। चेक नंबर क्या है? वो 223। और 223 चेक नंबर आपने बैंक स्टेटमेंट में चेक करा कि जिस पीरियड का आप देख रहे हैं उस पीरियड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चेक नंबर से ढूंढिएगा, है ना। चेक नंबर अगर कटा है 223 तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट ढूंढेंगे चेक नंबर 223 कितना है। हाँ, आपने काटा था 10 तारीख को और वो क्लियर हुआ है 12 तारीख को या 15 तारीख को, तो आपने टिक करके, टिक मतलब एक छोटा सा, हम लोग टिकिंग कैसे करते हैं, देखिए हम लोग टिकिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों भी वैसे ही करते हैं। ऐसे टिकिंग की जाती है, जैसे कोई राशि लिखी हुई है ऐसा, तो कृपया पेंसिल से टिकिंग कीजिएगा बैंक स्टेटमेंट में, पेंसिल से, कैश बुक में भी पेंसिल से, बैंक स्टेटमेंट में भी पेंसिल से। ठीक है, ऐसे टिकिंग की जाती है। यहाँ पे जैसे कोई राशि लिखी हुई है तो वो टिकिंग इसको बोलते हैं, ये टिक होता है ना। टिक एक्चुअली में क्या होता है, आपने टिक्स देखे होंगे, टिक ऐसे होते हैं, लेकिन अकाउंट्स में इस टिक को उल्टा कर दिया जाता है, इस टिक को उल्टा कर दिया जाता है। ठीक है, इस टिक को हमारा क्या कर दिया जाता है? उल्टा कर दिया जाता है। ये टिक ऐसा हो जाता है, ये अकाउंट्स की भाषा है, ये अकाउंट्स की टिकिंग है। ठीक है, कि किसी अकाउंटेंट ने टिकिंग करी है। आप ध्यान रखिएगा, आपके टिक से आप लोग क्या करेंगे, अगर कैश बुक में ऐसा लिखेंगे तो कोई भी सी आएगा तो वो समझ जाएगा आपको अकाउंट्स की जानकारी ज्यादा है नहीं। लेकिन अगर आप पे ऐसे टिकिंग होगी तो वो ये मान ले, वो सबसे पहला इंप्रेशन पड़ जाएगा कि वो आप लोग इस चीज को जांचते हो। ठीक है सर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि टिकिंग आपको ऐसे करनी है। बैंक बुक में
है ना। निम्न, एक मिनट, वो कहाँ गया हमारा ये, क्या क्या चीजें आपको चिन्हित कर लेना चाहिए बैंक बुक में। प्राप्ति पक्ष, बैंक बुक में प्राप्ति पक्ष जो होता है, प्राप्ति पक्ष जो होता है, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूं पहले, मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं तब आपको चीजें क्लियर होंगी थोड़ी सी। देखिए, बैंक में ये बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक्सेल पे निकाला है मैंने, ठीक, ये अपन ने एक्सेल पे निकाला हुआ है मैंने इसको। दिख रहा है आपको, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, इसको मैंने एक्सेल पे डाउनलोड किया हुआ है। बैंक में प्राप्ति कैसे होती है, प्राप्ति, बैंक में प्राप्ति किसे बोलते हैं, बैंक में प्राप्ति बोलते हैं क्रेडिट साइड को, ये प्राप्ति होती है, ये आपकी प्राप्ति होती है, ठीक है। यानी इस पक्ष की जो एंट्रियां हैं, ये इस साइड की, क्रेडिट साइड की जो एंट्रियां हैं, क्रेडिट साइड की जो एंट्रियां हैं वो आपकी आय है, आपके आय पक्ष में आएंगी। वो कहाँ पे आती है, आपके आय पक्ष में आती है। क्लियर है मेरी बात, ये आपकी कहाँ पे आएगी, आय पक्ष में, कैश बुक की आय पक्ष में आएगी। और जो डेबिट है, जो डेबिट है वो आपकी क्या पक्ष में आएंगे, वो आपके भुगतान के पक्ष में आएंगे। क्लियर है, तो यानी अगर आप आय पक्ष में लाते हैं तो आपको डेबिट साइड नहीं देखना है, आपको डेबिट साइड छुपा देना है। आपको क्या करना है, आपको डेबिट साइड छुपा देना है, ठीक है। आपको ये डेबिट साइड जो है वो आप चाहे तो हाथ से, चाहे तो किसी भी चीज से आप उसे छुपा सकते हैं सर, ठीक है। तो जब आप आय पक्षी करें तो पहले आय पक्षी पूरी कर लीजिए टिकिंग, ठीक है, आय पक्ष की आप टिकिंग पूरी कर लीजिए। ये ऐसे ऐसे टिकिंग कर लेंगे, बैंक स्टेटमेंट में भी है और मेरी कैश बुक में भी है, तो मैं ऐसी टिकिंग कर दूंगा, मैं ऐसी पूरी टिकिंग कर दूंगा हर एंट्री के आगे, ठीक सर, हर एंट्री के आगे मैं ऐसी टिकिंग कर दूंगा। ये टिकिंग करने का तरीका होता है, ये टिकिंग करने का तरीका होता है। क्लियर मेरी बात, चलो। जब मैं भुगतान देखूंगा, जब मैं भुगतान देखूंगा तब मैं क्या देखूंगा, इस साइड को छुपा दूंगा, मैं इस साइड को छुपा दूंगा और केवल डेबिट साइड की एंट्रियां देखूंगा। केवल और केवल किस साइड की एंट्रियां देखूंगा मैं, डेबिट साइड की। और अगर मेरी कैश बुक में भी ये एंट्री है, मेरी कैश बुक में भी ये एंट्री और सेम अमाउंट से है, तो मैं क्या करूंगा, इसको, मैं इसको टिक मार दूंगा, मैं इसको टिक मार दूंगा, मैं इसको टिक मार दूंगा। ऐसे टिक्स आपने देखे होंगे, सीए आपके यहाँ पे आके जब भी बैंक स्टेटमेंट मांग के अगर बीआरएस बना दे तो ऐसे ही टिक मारता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक। बैंक बुक के भुगतान पक्ष के अचिन्हित पक्ष, ठीक है। आपने जब टिकिंग कर ली, जब आप टिकिंग कर लोगे उसके बाद कुछ एंट्रियां छूट जाएंगी, कुछ एंट्रियां आपकी छूट जाएंगी, है ना, किस पे छूट जाएंगी, आपकी कैश बुक में भी छूट जाएगी और आपके
बैंक में भी छूट जाएगी। ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट बना लेनी पड़ती है, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें, देखिए आप, ये एमपीएमएम की भाषा है, अभी आप अपन एमपीएमएम की भाषा पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या सिखाने की कोशिश करी। बैंक बुक के प्राप्ति पक्ष को अचिन्हित मत, अचिन्हित कोई एंट्री होगी जो टिक नहीं हुई होगी, भुगतान पक्ष में कोई अनटिक्ड एंट्री होगी जैसे बैंक चार्जेस, ऊपर वाले में जैसे बैंक इंटरेस्ट, पासबुक बैंक विवरण पत्रक में जमा पक्ष में अचिन्हित मत, ठीक है, या बैंक अपहरण आहरण के पक्ष में अचिन्हित मत। प्रत्येक बैंक का अलग अलग बैंक समाधान पत्रक तैयार किया जाएगा। हर बैंक स्टेटमेंट का अलग अलग बैंक स्टेटमेंट होता है, बीआरएस होता है, हर बैंक का अलग अलग बीआरएस बनता है। ठीक है, अब आप लोगों के यहाँ पे एक समस्या है, एक समस्या होती है, कई नगर परिषदों में हो सकता है आपके यहाँ ना हो, लेकिन वो क्या होती है, वो ये होती है कि जो आपकी नगर परिषद की कैश बुक है वो क्लोजिंग बैलेंस बोल रही है, मान लें क्लोजिंग बैलेंस ही आप लिखते हो, अंतिम शेष जिसे बोलते हो आप, ठीक है, अंतिम शेष कितना बोल रही है, मान लीजिए वो बोल रही है 10,20,600 रुपए, और इसमें आपको पता है आपके कैश बुक में 6 बैंक चल रहे हैं, 6 बैंक चल रहे हो, तो सर ये प्रॉब्लम वाली बात है, इसको अलग अलग लिखना जरूरी है। कैसे, आपके पहला बैंक का बैलेंस ये, ठीक है, आपके दूसरे बैंक का बैलेंस ये, आपके तीसरे बैंक का बैलेंस ये, आपके चौथे बैंक का बैलेंस ये, और उसका टोटल मिला के कितना आ जाएगा, पांचवें और छठवें सबका मिला के को टोटल कितना आ जाना चाहिए, 10,20,600। ये विवरण आपकी कैश बुक में आवश्यक तौर पे होना चाहिए। उसकी वजह क्या है सर, उसकी वजह है वो यहाँ पे जो दिया गया है कि प्रत्येक बैंक का अलग अलग बैंक समाधान पत्रक बनाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग बैंक समाधान पत्रक बनाना है। ठीक, चलिए आज के लिए अपन बेसिक कर लिया अपन ने बीआरएस का, है ना, बेसिक कर लिया है, आज के लिए अपन करते हैं खत्म। अब अपन कल सीखेंगे बैंक समाधान का फॉर्मेट देखेंगे, और बैंक समाधान पत्रक की जो हर एक एंट्री लिस्ट, ये लिस्ट आपने देखी, ये मैंने अचिन्हित मत और ये सब चीजें आपको बता दी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैंने तो बता दिया मौखिक तौर पे। देखिए बीआरएस को समझना आप लोगों के ऊपर है, ठीक है, कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है, 2 या 3 प्रकार के बीआरएस बनाने के तरीके, लेकिन मैं आपको आपकी कैश बुक के आधार पे बीआरएस बनाना बताऊंगा, आपकी कैश बुक के आधार पे। ठीक है, तो आज के लिए अपन यही एंड करते हैं, टाइम हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो कल फिर अपन 1 बजे बीआरएस को कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई सवाल हो पूछ लीजिए, किसी का कोई सवाल हो पूछ लीजिए। एंट्री लेवल आपका खत्म हो गया है, जब अपन बीआरएस को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तब अपन जाएंगे टैली पे बीआरएस कैसे बनाते हैं, टैली पे बीआरएस बनाना भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टैली पे बीआरएस बनाना भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज का सेशन अपन यहीं एंड करते हैं। चलिए।